मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूं। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूं जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। हां, मैं वही विश्वविद्यालय हूं जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था। लेकिन एक नरभक्षी, पागल, राक्षस, क्रूर और सन की तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरे पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया था। महीनों तक मैं जलता रहा, किसी ने मेरी सुध नहीं ली। मैं सबसे पहले मुझे जलाने वाले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसे हुई, उसके बाद मैं अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरी अलग अलग विशेषताओं से अवगत कराऊंगा, और सबसे पहले मैं नालंदा को क्यों तहस नहस किया गया वो बताता हूं। मेरी कहानी सुनोगे तो भारत के लाडलों तो आपकी आंखें भी भीग जाएंगी। क्रंदन भरी आंखें और रुंधे हुए गले के साथ मैं आज सुनाता हूं मेरी कहानी। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित आचार्य हमेशा मौजूद थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरोध की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस समय एक यात्री मेरे प्रांगण में घूमते हुए सभी विषय पर पढ़ने वाले आचार्यों से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वो अभी बीमार है तो मिल नहीं सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हुआ। यात्री ने मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्र जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्री बद्र जी से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि मैं किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाएगा, क्योंकि ये काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय के बाद राहुल जी श्री बद्र ने कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास गए और ये सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। ये मेरा दावा है। उसके कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसके स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया। तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्र जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था। जिनको पता था कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है, इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वो ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों में से मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान उन आचार्यों और पंडितों में है। मन ही मन में मेरे प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बौद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप बनाए गए थे। हर आचार्य, पंडित, हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े विद्यार्थी सभी भगवान बौद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वो एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वो अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक द्वारा इसका इलाज करके ठीक करना उसे अपने धर्म की तौहीन नजर आई। फिर अचानक एक दिन मैंने असंख्य घोड़ों के पैरों की टाप सुनी, कंपन को अपनी ओर आते महसूस किया। लेकिन मैं तो शांति और शिक्षा के लिए विश्व में विख्यात था। मुझे किस बात का डर था। खिलजी और उसके घुड़सवारों ने मेरे सभी दरवाजों को बाहर से बंद किया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद मैंने जो क्रूर खेल देखा, मेरे प्रांगण में जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो मैंने अपने आचार्य, पंडित और विश्व के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थियों का टपकता खून देखा, मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा, उसको बताना कठिन है। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को कपड़े में छुपाकर अपने साथ ले गए, जो तिब्बत की ओर भागे, और उन्हीं पांडुलिपियों की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से वो खूनी खेल देखा, जो क्रंदन दृश्य 10,000 विद्यार्थियों के साथ साथ सभी आचार्य, पंडित और शिक्षकों को मार दिया गया। उनका कसूर ये था कि वो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति में अपनी आस्था रखते थे।
उन सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड मिला। मेरे परिसर में मैंने ऐसा खूनी खेल देखने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो शांति का मंदिर था। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया तो खिलजी ने आदेश दिया कि मेरे पूरे परिसर को आग लगा दी जाए, मुझे खंडित करके तहस नहस कर दिया जाए। मेरे बच्चों, अगर मुझ में प्राण होते तो मैं चल फिर सकता तो सभी रिसर्च पेपर को छुपा देता, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी हजारों सालों की मेहनत को पढ़कर फिर से ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन मैं ये कर न सका। मुझे सबसे अधिक पीड़ा उस समय हुई जब मेरे परिसर में मौजूद पुस्तकालय में आग लगा दी गई। मेरे बच्चों, उस पुस्तकालय में भारत का भविष्य था। धू धू कर जलते हुए मेरे परिसर में मौजूद तीनों पुस्तकालय की इमारत देखकर मैं खुद को रोक न सका और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। लेकिन मेरी कोई सुनने वाला न था। वहां पर सब मूर्ति पूजकों के विनाश करने वाले ही मौजूद थे। मुझे और मेरे परिसर को भी मूर्ति पूजकों के साथ मूर्ति को सहेज कर रखने का दंड मिला। मैं पूरी तरह धू धू कर जलता रहा और मैंने आंखें बंद कर ली। पूरे 6 महीने तक मेरी विश्वविख्यात पुस्तकालय में आग जलती रही और भारत का भविष्य जलते हुए मैंने उसके ताप को महसूस किया। पूरी तरह से तहस नहस वीरान खड़ा मैं कई शताब्दियों के धूल मिट्टी में से आंखों से ओझल हो गया। मेरा खंडहर रूप देह जो बचा था वो धूल और मिट्टी के नीचे दब गया और अंदर ही अंदर अपने वजूद को मिटते हुए अंधकार में दिन बीतने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी खोज करने वाले एक अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीज यात्री की डायरी मिली, जिसमें उस यात्री ने मेरे बारे में कुछ लिखा था। एक दिन वो अंग्रेज अफसर डायरी में लिखे हुए पते पर पहुंचा तो उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन वहीं टहलते हुए उसे कुछ 5वीं शताब्दी की ईंटों के अवशेष मिले। उसने हल्का अपने ही हाथों से खरोच कर देखा तो नीचे एक के ऊपर एक ईंटों से सजी हुई दीवारें महसूस हुई। फिर कुछ दिनों पश्चात उसने उस जगह पर खुदाई करके मेरे पूरे अवशेष को दुनिया के सामने लाया। उस चाइनीज ने डायरी में लिखे यात्रा के विवरण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 शिक्षकों के साथ 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते थे। लगभग 108 विषय पर मेरी प्रांगण में पढ़ाई करते थे विद्यार्थी। विश्व के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थियों के अलावा अलग अलग भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। 100 से ज्यादा भवन और इमारतें बनी हुई थी। हर भवन में कुएं की व्यवस्था थी। जगह जगह स्टडी हॉल, जगह जगह पढ़ने का प्रांगण, प्रार्थना का प्रांगण और रहने की व्यवस्था थी। रहने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हर कमरे में रोशनी की व्यवस्था थी। उस समय भी जब दुनिया में लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो दिए के लिए जगह बनी हुई थी। कई देशों के विद्यार्थी मेरे प्रांगण में पढ़ने आते थे। उसी डायरी के अनुसार 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 विद्यार्थी मेरे प्रांगण में पढ़ने योग्य माने जाते थे। अर्थात जो भी विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ने के इच्छुक होकर आते थे उनका एक साक्षात्कार होता था। 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 ही प्रवेश पा सकते थे। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर मेरा निर्माण था। आज भी विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो मेरी टक्कर ले सके। 19वीं सदी में मेरा 5% भाग ही खुदाई करके निकाला गया। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई। लेकिन फिर दौर आया नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद 2016 में मेरी फिर से खुदाई प्रारंभ हुई। उसके बाद यूनेस्को द्वारा मेरे प्रांगण को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसलिए अभी मेरे अवशेषों को निकालने और सहेज कर रखने की जिम्मेदारी यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है। मुझे मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। इसमें पहले राजा थे कुमारगुप्त, जो मगध के बहुत बड़े राजा थे। मगध की राजधानी राजगिरा होती थी, जो मेरे विश्वविद्यालय के प्रांगण से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। कुमारगुप्त ने 500 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में मेरी स्थापना की थी। 5वीं सदी थी। आप जिस स्थान पर आज आए हैं वो लगभग 1600 वर्ष पूर्व एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर दूसरे थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। उन्होंने मेरे प्रांगण की दूसरी मंजिल का निर्माण कराया लगभग 7वीं शताब्दी में, और मेरी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसके पश्चात तीसरे थे राजा देवपाल, जो बंगाल के राजा 9वीं शताब्दी में आए और मुझे देखकर प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने मेरी ख्याति को और बढ़ाते हुए तीसरी मंजिल का निर्माण किया। फिर इस विश्वविद्यालय के नाम और उपनामों के पीछे 3 राज्यों का नाम सबके ऊपर लिखा जाता है, जिनमें गुप्त वंश, हर्ष वंश और पाल वंश, जो भी मेरे
लिए ईश्वर रूप उन राजाओं के पद चिन्हों की आहट में सुन सकता हूं। मेरे यहां छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें अकेले या 1 से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। ह्युनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और इसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं के स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। यह महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्म कीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। मेरी यानी नालंदा की खुदाई में मिले अनेक कांसे की मूर्ति के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने का विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्च चलता था। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। उसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इनके साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्ति और प्रथम शताब्दी की 2 मर्तबान भी इस संग्रहालय में रखे हुए हैं। इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदे अभिलेख, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने रखे हुए हैं। बड़गांव नालंदा का निकटतम गांव है। यहाँ पर एक सरोवर और प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह स्थान छठ के लिए विशेष प्रसिद्ध है। नालंदा से थोड़ी दूर पर सिलाव स्थित है, जो स्वादिष्ट मिठाई खाजा के लिए प्रसिद्ध है। इनके पास ही है राजगृह। मेरे प्रांगण में मौजूद पुस्तकालय पूरे 9 मंजिल बड़ा था, जिसको कुछ इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जला दिया। और मेरे पुस्तकालय में 3 इमारतें हुआ करती थी। उनके नाम हुआ करते थे रत्नादि, रत्न सागर और रत्नी रजक। 12 शताब्दी में जब खिलजी की क्रूर और मूर्ति भंजक विरोधी मानसिकता ने मुझे तहस नहस कर दिया, मेरी विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय में आग लगा दी और मुझे 6 महीने तक धू धू कर जला दिया। मेरे देशवासियों, आपने उस लाइब्रेरी में क्या खोया वो आप अभी नहीं समझ सकते। हजारों वर्षों के शोध, लाखों पांडुलिपि, हजारों करोड़ों शोध के पेपर धू धू कर जल गए। 6 महीने इसलिए लग गए क्योंकि उस समय पेपर नहीं हुआ करते थे। अधिकांश पांडुलिपि और रिसर्च के डॉक्यूमेंट ताम्र पत्रों पर उकेरे जाते थे। पूरा पुस्तकालय के प्रांगण का नाम धर्मगंज हुआ करता था। मेरे यहाँ आने के लिए आपको हवाई मार्ग और सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग से यात्रा करनी पड़ेगी। हवाई मार्ग के लिए निकटतम एयरपोर्ट यहाँ से 89 किलोमीटर दूर निकटतम हवाई अड्डा पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। रेल मार्ग के लिए नालंदा में भी रेलवे स्टेशन है, किंतु यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन राजगीर है। राजगीर जाने वाली सभी ट्रेन नालंदा होकर जाती हैं। सड़क मार्ग, नालंदा सड़क मार्ग द्वारा कई निकटवर्ती शहरों से जुड़ा है। अगर आप राजगीर से आते हैं तो 89 किलोमीटर दूर पड़ता हूँ। वहीं आप गया से आते हैं तो 89 किलोमीटर दूर स्थित हूँ, लेकिन बोध गया से आते हैं तो मैं 110 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। मैं नालंदा विश्वविद्यालय आपको आमंत्रित करता हूँ। तो महानुभावों, मेरे बारे में आपके दिमाग में कुछ तो प्रतिक्रिया जरूर आई होगी। वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मिलता हूं एक और पटकथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।